रिवाइज कीजिए 10.4 माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस को। बायोगैस माइक्रोब्स की एक्टिविटी द्वारा प्रोड्यूस्ड गैसेस का मिक्सचर है जिसमें मुख्यतः कौन सी गैस होती है जिसे फ्यूल की तरह भी प्रयोग कर सकते हैं। जी हाँ, बायोगैस माइक्रोब्स की एक्टिविटी द्वारा प्रोड्यूस्ड गैसेस का मिक्सचर है जिसमें मेनली मीथेन होती है जिसे फ्यूल की तरह भी प्रयोग कर सकते हैं। जी हाँ, बायोगैस माइक्रोब्स की एक्टिविटी द्वारा प्रोड्यूस्ड गैसेस का मिक्सचर है जिसमें मेनली मीथेन होती है जिसे फ्यूल की तरह भी प्रयोग कर सकते हैं। आपने सीखा है कि ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के समय माइक्रोब्स अलग अलग प्रकार के गैसियस एंड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। क्या जो गैस प्रोड्यूस होती है वह माइक्रोब्स और उसके द्वारा यूटिलाइज्ड ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट पर निर्भर करती है। जी हाँ, ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के समय माइक्रोब्स अलग अलग प्रकार के गैसियस एंड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। जो गैस प्रोड्यूस होती है वह माइक्रोब्स और उसके द्वारा यूटिलाइज्ड ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट पर निर्भर करती है। एनसीईआरटी के नेक्स्ट लाइन से 3 ऐसे एग्जाम्पल को बताइए जिसमें मेन गैस CO2 प्रोड्यूस होती है। जी हाँ, डॉग के फर्मेंटेशन, चीज़ मेकिंग और बीवरेज के प्रोडक्शन में मेन गैस CO2 प्रोड्यूस होती है। जी हाँ, डॉग के फर्मेंटेशन, चीज़ मेकिंग और बीवरेज के प्रोडक्शन में मेन गैस CO2 प्रोड्यूस होती है। जी हाँ, डॉग के फर्मेंटेशन, चीज़ मेकिंग और बीवरेज के प्रोडक्शन में मेन गैस CO2 प्रोड्यूस होती है। मिथेनोजेंस किसको कहते हैं? जी हाँ, कुछ बैक्टीरिया जो सेलुलोजिक मटेरियल पर, ध्यान से सुनिए, कुछ बैक्टीरिया जो सेलुलोजिक मटेरियल पर एनएरोबिकली ग्रो करते हैं वह CO2 और H2 के साथ, जी हाँ, CO2 और H2 के साथ बड़ी मात्रा में मीथेन प्रोड्यूस करते हैं सामूहिक रूप से। जी हाँ, सामूहिक रूप से इन बैक्टीरिया को मिथेनोजेंस कहते हैं। और एक ऐसा कॉमन बैक्टीरिया मेथेनोबैक्टीरियम है। जी हाँ, एक ऐसा कॉमन बैक्टीरिया मेथेनोबैक्टीरियम है। बताइए, सीवेज ट्रीटमेंट के समय ये बैक्टीरिया सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? जी हाँ, सीवेज ट्रीटमेंट के समय ये मिथेनोजेंस सामान्यतः एनएरोबिक स्लड्स में पाए जाते हैं। जी हाँ, एनएरोबिक स्लड्स में। जी हाँ, सीवेज ट्रीटमेंट के समय ये बैक्टीरिया सामान्यतः एनएरोबिक स्लड्स में पाए जाते हैं। एक या मिथेनोजेंस बैक्टीरिया कैटल की रूमेन यानी कि स्टोमक का एक पार्ट में भी पाए जाते हैं। जी हाँ, ये मेथेनोजेंस बैक्टीरिया कैटल की रूमेन यानी कि स्टोमक का एक पार्ट में भी पाए जाते हैं। जी हाँ, ये मेथेनोजेंस बैक्टीरिया कैटल की रूमेन यानी कि स्टोमक का एक पार्ट में भी पाए जाते हैं। कैटल के फूड में बहुत सा सेलुलोजिक मटेरियल होता है जो कि रूमेन में भी पाया जाता है। रूमेन में ये बैक्टीरिया सेलुलोज के ब्रेकडाउन में मदद करते हैं और केटल की न्यूट्रिशन में इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। क्या आप सोचते हैं कि हमारे फूड में उपस्थित सेलुलोज को हम क्यों नहीं पचा पाते हैं?
बताइए क्या कैटल के एस्केरेट्रा यानी कि डंग जिसे कॉमनली गोबर कहते हैं उसमें मेथेनोजन्स बैक्टीरिया प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? जी हाँ, कैटल की एस्केरेट्रा यानी कि डंग जिसे कॉमनली गोबर कहते हैं इसमें बैक्टीरिया प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए डंग्स का उपयोग बायोगैस को जेनरेट करने में भी किया जाता है। बायोगैस प्लांट में क्या होता है? जी हाँ, बायोगैस प्लांट में एक कंक्रीट का टैंक यानी कि 10 to 15 फीट गहरा होता है जिसमें बायो वेस्टेज को कलेक्ट कर उसमें डंग की स्लरी भरी जाती है। स्लरी के ऊपर एक फ्लोटिंग कवर लगा दिया जाता है जो माइक्रोबियल एक्टिविटी के कारण टैंक में प्रोड्यूस्ड गैस के कारण ऊपर उठता है। बायोगैस प्लांट से एक आउटलेट निकलता है जो एक पाइप द्वारा जुड़ा होता है जिससे बायोगैस आसपास के घरों में सप्लाई की जाती है। उपयोग की गई स्लरी को दूसरे आउटलेट द्वारा बाहर निकाल लेते हैं तथा फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं। गोबर रूरल एरियाज में बड़ी मात्रा में अवेलेबल रहता है जहां कैटल को विभिन्न उद्देश्यों से पाला जाता है, इसलिए रूरल एरियाज में बायोगैस प्लांट अधिक पाए जाते हैं। उत्पन्न बायोगैस का यूज कुकिंग और लाइटनिंग में किया जाता है। फिगर 10.8 में बायोगैस प्लांट की पिक्चर दर्शाई गई है। इस फिगर को कम से कम 30 से 40 बार बनाइए। बायोगैस प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी का विकास किसके प्रयासों की परिणाम स्वरूप हुआ? जी हाँ, बायोगैस प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी का विकास इंडिया में मुख्यतः इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि IARI एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन यानी कि KVIC के प्रयासों के परिणाम स्वरूप हुआ। जी हाँ, बायोगैस प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी का विकास इंडिया में मुख्यतः इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन यानी कि KVIC के प्रयासों के परिणाम स्वरूप हुआ था। यदि आपका स्कूल किसी गांव या गांव के आसपास स्थित है तो इसका पता लगाकर बायोगैस प्लांट को देखने जाएं और जो लोग इसके मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं उन लोगों से मिले, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 10.5 माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स को रिवाइज करके बताइए इसमें क्या बताया गया है? बताइए बायो कंट्रोल क्या होता है? जी हाँ, प्लांट डिजीजेज और पेस्ट्स को कंट्रोल करने के लिए बायोलॉजिकल मेथड्स का यूज ही बायो कंट्रोल है। मॉडर्न सोसाइटी में इस प्रॉब्लम को केमिकल यानी कि इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स के बढ़ते हुए प्रयोगों की मदद से कंट्रोल किया जाता है। ये केमिकल्स ह्यूमन्स और एनिमल्स के लिए टॉक्सिक और अत्यधिक हार्मफुल होते हैं और हमारे इन्वायरमेंट यानी कि सॉइल, ग्राउंड वाटर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और क्रॉप प्लांट्स को प्रदूषित करते हैं। वीड्स को रिमूव करने के लिए वीडिसाइड्स के प्रयोग से हमारी सॉइल प्रदूषित हो रही है। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, प्लांट डिजीजेज और पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए बायोलॉजिकल मेथड्स का यूज ही बायो कंट्रोल है।
मॉडर्न सोसाइटी में इस प्रॉब्लम को केमिकल यानी कि इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स के बढ़ते हुए प्रयोग की मदद से कंट्रोल किया जाता है। ये केमिकल्स ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स के लिए टॉक्सिक और अत्यधिक हार्मफुल होते हैं और हमारे इन्वायरमेंट यानी कि सॉइल, ग्राउंड वाटर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और क्रॉप्स, प्लांट को प्रदूषित करते हैं। वीड को रिमूव करने के लिए वीडिसाइड्स के प्रयोग से भी हमारी सॉइल प्रदूषित हो रही है। रिवाइज कीजिए बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज को और बताइए इसमें क्या बताया गया है। एग्रीकल्चर में पेस्ट्स को कंट्रोल करने के लिए एक मेथड है जो केमिकल के उपयोग की जगह नेचुरल प्रिडेशन पर निर्भर रहता है। ऑर्गेनिक फार्मर का ऐसा विश्वास है कि बायोडाइवर्सिटी हेल्थ को बढ़ावा देती है। लैंडस्केप में जितनी अधिक वैरायटी होगी उतना ज़्यादा वो सस्टेनेबल यानी कि अस्थायी होगी। अतः ऑर्गेनिक फार्मर एक सिस्टम को विकसित करने के लिए कार्य करते हैं जिसमें इंसेक्ट्स यानी कि इन्हें पेस्ट भी कहते हैं इरेडिकेट होने के अतिरिक्त मैनेजिएबल लेवल पर एक लिविंग और वाइब्रेंट इकोसिस्टम के भीतर चेक्स यानी कि संतुलन और जांच के कॉम्प्लेक्स सिस्टम का निर्माण करते हैं। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, एग्रीकल्चर में पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए एक मेथड है जो केमिकल के उपयोग की जगह नेचुरल प्रिडेशन पर निर्भर रहता है। ऑर्गेनिक फार्मर का ऐसा विश्वास है कि बायोडाइवर्सिटी हेल्थ को बढ़ावा देती है। लैंडस्केप में जितनी अधिक वैरायटी होगी उतनी ज़्यादा वो सस्टेनेबल यानी कि अस्थायी होगी। अतः ऑर्गेनिक फार्मर एक सिस्टम को विकसित करने के लिए कार्य करते हैं जिसमें इंसेक्ट्स यानी कि इन्हें पेस्ट भी कहते हैं इरेडिकेट होने के अतिरिक्त मैनेजिएबल लेवल पर एक लिविंग और वाइब्रेंट इकोसिस्टम के भीतर चेक्स यानी कि संतुलन और जांच के कॉम्प्लेक्स सिस्टम का निर्माण करते हैं। पारंपरिक कृषि के तरीकों के विपरीत जो अक्सर केमिकल मेथड्स का प्रयोग कर यूजफुल और हार्मफुल लाइफ फॉर्म को समाप्त कर देती है, ये एक हॉलिस्टिक अप्रोच है जो फ्लोरा और फन्ना का निर्माण करने वाले अनगिनत प्राणियों की इंटरेक्शन के जाल की समझ को डेवलप करता है। ऑर्गेनिक फार्मर का एक मत है कि ऐसे जीवों का विनाश जिन्हें अक्सर पेस्ट माना जाता है वो पॉसिबल न होने के साथ साथ अनडिजायरेबल भी हैं। ऐसे जीवों के अभाव में लाभदायक प्रीडेटरी और पैरासिटिक इंसेक्ट्स जो इन फूड या होस्ट्स के लिए डिपेंड हैं जीवित रहने में अक्षम हो जाएंगे। अतः बायो कंट्रोल उपायों के उपयोग से हमारी टॉक्सिक केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स पर निर्भरता काफ़ी कम हो जाएगी। बायोलॉजिकल फार्मिंग की अप्रोच का एक इम्पोर्टेंट पार्ट फील्ड में रहने वाले विभिन्न लाइफ फॉर्म्स प्रीडेटर्स के साथ साथ पेस्ट्स तथा उनकी लाइफ साइकिल्स, खाने के तरीके और हैबिटेट जिसमें रहना वो पसंद करते हैं से परिचित होना है। ये सब बायो कंट्रोल के लिए उचित उपाय विकसित करने में हेल्प करेंगे। जाना पहचाना बैटल जिन पर रेड और ब्लैक मार्किंग्स पाई जाती है, लेडीबर्ड तथा ड्रैगन फ्लाइज क्रमशः एफिड्स तथा मॉस्किटोज से छुटकारा दिलवाने में अत्यंत ही लाभप्रद है। जाना पहचाना बैटल लेडीबर्ड जिस पर रेड मार्किंग पाई जाती है, यह किससे छुटकारा दिलवाने में अत्यंत ही लाभप्रद है।
जी हाँ, रेड मार्किंग वाले लेडी बर्ड बैटल एफिड्स से छुटकारा दिलवाने में अत्यंत ही लाभप्रद है। जी हाँ, रेड मार्किंग वाले लेडी बर्ड बैटल एफिड्स से छुटकारा दिलवाने में अत्यंत ही लाभप्रद है। जी हाँ, रेड मार्किंग वाले लेडी बर्ड बैटल एफिड्स से छुटकारा दिलवाने में अत्यंत ही लाभप्रद है। ब्लैक मार्किंग वाले ड्रैगन फ्लाइज बैटल किससे छुटकारा दिलवाने में अत्यंत ही लाभप्रद है? जी हाँ, ब्लैक मार्किंग वाले ड्रैगन फ्लाइज मॉस्किटोज से छुटकारा दिलवाने में अत्यंत ही लाभप्रद है। जी हाँ, ब्लैक मार्किंग वाले ड्रैगन फ्लाइज मॉस्किटोज से छुटकारा दिलवाने में अत्यंत ही लाभप्रद है। जी हाँ, ब्लैक मार्किंग वाले ड्रैगन फ्लाइज मॉस्किटोज से छुटकारा दिलवाने में अत्यंत ही लाभप्रद है। जी हाँ, ब्लैक मार्किंग वाले ड्रैगन फ्लाइज मॉस्किटोज से छुटकारा दिलवाने में अत्यंत ही लाभप्रद है। अगर माइक्रोबियल बायोकंट्रोल एजेंट्स का उदाहरण लें तो बटरफ्लाई कैटरपिलर को कंट्रोल करने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, अगर माइक्रोबियल बायोकंट्रोल एजेंट्स का उदाहरण लें तो बटरफ्लाई कैटरपिलर्स को कंट्रोल करने के लिए बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis का प्रयोग करते हैं। इसे अक्सर बीटी की तरह लिखा जाता है। जी हाँ, अगर माइक्रोबियल बायोकंट्रोल एजेंट्स का उदाहरण लें तो बटरफ्लाई कैटरपिलर्स को कंट्रोल करने के लिए बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis का प्रयोग करते हैं। इसे अक्सर बीटी की तरह लिखा जाता है। जी हाँ, अगर माइक्रोबियल बायोकंट्रोल एजेंट्स का उदाहरण लें तो बटरफ्लाई कैटरपिलर्स को कंट्रोल करने के लिए बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis का प्रयोग करते हैं। इसे अक्सर बीटी की तरह लिखा जाता है। ये सैकेट्स में ड्राइड स्पोर्स के रूप में अवेलेबल रहते हैं, जिसको जल में मिलाकर वल्नरेबल प्लांट्स जैसे ब्रासिकस और फ्रूट ट्रीज पर छिड़कते हैं, जहां इंसेक्ट लार्वा द्वारा इन्हें खा लिया जाता है। लार्वा के गट में टॉक्सिन रिलीज होता है, जिससे इंसेक्ट मर जाता है। बैक्टीरियल डिजीज कैटरपिलर्स को तो मार देती ही है, पर दूसरे अन्य इंसेक्ट्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, अगर माइक्रोबियल बायोकंट्रोल एजेंट्स का उदाहरण लें तो बटरफ्लाई कैटरपिलर्स को कंट्रोल करने के लिए बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis का प्रयोग करते हैं। अक्सर बीटी की तरह इन्हें लिखा जाता है। ये सैकेट्स में ड्राइड स्पोर्स के रूप में अवेलेबल रहते हैं, जिसको जल में मिलाकर वल्नरेबल प्लांट्स जैसे ब्रासिकस और फ्रूट ट्रीज पर छिड़कते हैं, जहां इंसेक्ट लार्वा द्वारा इन्हें खा लिया जाता है। लार्वा के गट में टॉक्सिन रिलीज होता है, जिससे इंसेक्ट मर जाता है। बैक्टीरियल डिजीज कैटरपिलर्स को तो मार देती है, पर दूसरे अन्य इंसेक्ट्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। लगभग पिछले कुछ दशकों में किस मेथड्स के डेवलपमेंट से वैज्ञानिकों ने बैसिलस thuringiensis के टॉक्सिन जीन्स को प्लांट्स में इंट्रोड्यूस्ड करा दिया है, जिससे प्लांट्स इंसेक्ट पेस्ट के हमले के प्रति रेजिस्टेंट होते हैं। जी हाँ, पिछले कुछ दशकों में
जेनेटिक इंजीनियरिंग के मेथड्स के डेवलपमेंट से वैज्ञानिकों ने बी थुरिनजेंसिस के टॉक्सिन जीन्स को प्लांट्स में इंट्रोड्यूस्ड करा दिया है। ऐसे प्लांट्स इंसेक्ट पेस्ट के हमले के प्रति रेजिस्टेंट होते हैं। क्या बीटी कॉटन एक ऐसा ही एग्जाम्पल है जिसे हमारे देश के कई राज्यों में उत्पन्न किया जाता है? जी हाँ, लगभग पिछले कुछ दशकों में जेनेटिक इंजीनियरिंग के मेथड्स के डेवलपमेंट से वैज्ञानिकों ने बैसिलस थुरिनजेंसिस की टॉक्सिन जीन्स को प्लांट्स में इंट्रोड्यूस्ड करा दिया है। ऐसे प्लांट्स इंसेक्ट पेस्ट के हमले के प्रति रेजिस्टेंट होते हैं। बीटी कॉटन ऐसा ही एक एग्जाम्पल है जिसे हमारे देश के कई राज्यों में उत्पन्न किया जाता है। क्या बायोलॉजिकल कंट्रोल की तरह फंगस यानी कि ट्राइकोडर्मा का उपयोग प्लांट डिजीज के उपचार में किया जाता है? जी हाँ, बायोलॉजिकल कंट्रोल की तरह फंगस ट्राइकोडर्मा का उपयोग प्लांट डिजीज के उपचार में किया जाता है। जी हाँ, बायोलॉजिकल कंट्रोल की तरह फंगस ट्राइकोडर्मा का उपयोग प्लांट डिजीज के उपचार में किया जाता है। जी हाँ, बायोलॉजिकल कंट्रोल की तरह फंगस ट्राइकोडर्मा का उपयोग प्लांट डिजीज के उपचार में किया जाता है। बताइए, ट्राइकोडर्मा स्पीसीज क्या एक फ्री लिविंग फंजाई है? यदि हाँ तो बताइए सामान्य रूप से यह कहाँ पाया जाता है? जी हाँ, ट्राइकोडर्मा स्पीसीज एक फ्री लिविंग फंजाई है जो सामान्य रूप से रूट इकोसिस्टम में पाया जाता है। यह प्लांट के कई पैथोजेंस के विरुद्ध प्रभावशाली बायो कंट्रोल एजेंट है। जी हाँ, ट्राइकोडर्मा स्पीसीज एक फ्री लिविंग फंजाई है जो सामान्य रूप से रूट इकोसिस्टम में पाया जाता है। यह प्लांट के कई पैथोजेंस के विरुद्ध प्रभावशाली बायो कंट्रोल एजेंट है। जी हाँ, ट्राइकोडर्मा स्पीसीज एक फ्री लिविंग फंजाई है जो सामान्य रूप से रूट इकोसिस्टम में पाया जाता है। यह प्लांट के कई पैथोजेंस के विरुद्ध प्रभावशाली बायो कंट्रोल एजेंट है। वैक्यूलो वायरसस क्या है? जी हाँ, बैक्यूलो वायरसेस ऐसे पैथोजन हैं जो इंसेक्ट्स और दूसरे आर्थ्रोपोड्स पर अटैक करते हैं। जी हाँ, बैक्यूलो वायरसेस ऐसे पैथोजन हैं जो इंसेक्ट्स और दूसरे आर्थ्रोपोड्स पर अटैक करते हैं। जी हाँ, बैक्यूलो वायरसेस ऐसे पैथोजन हैं जो इंसेक्ट्स और दूसरे आर्थ्रोपोड्स पर अटैक करते हैं। अधिकांश बैक्यूलोवायरसस जो बायोकंट्रोल एजेंट के रूप में प्रयोग होते हैं वो किस जीनस के अंतर्गत आते हैं? जी हाँ, अधिकांश वैक्यूलोवायरसस जो बायोकंट्रोल एजेंट के रूप में प्रयोग होते हैं वो जीनस न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोवायरस के अंतर्गत आते हैं। ध्यान से सुनिए, अधिकांश बैक्यूलोवायरसस जो बायोकंट्रोल एजेंट के रूप में प्रयोग होते हैं वो जीनस न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोवायरसस के अंतर्गत आते हैं। जी हाँ, अधिकांश वैक्यूलोवायरसस जो बायोकंट्रोल एजेंट के रूप में प्रयोग होते हैं वो जीनस न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोवायरस के अंतर्गत आते हैं। क्या ये वायरसेस स्पीसीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल उपचारों के लिए अति उत्तम माने जाते हैं? जी हाँ, बैक्यूलोवायरसेस
ऐसे पैथोजन हैं जो इंसेक्ट्स और दूसरे आर्थ्रोपोड्स पर अटैक करते हैं। अधिकांश वैक्यूलोवायरसेस जो बायोकंट्रोल एजेंट के रूप में प्रयोग होते हैं वो जीनस न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोवायरस के अंतर्गत आते हैं। ये वायरसेस स्पीसीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल उपचारों के लिए अति उत्तम माने जाते हैं। जी हाँ, वैक्यूलोवायरसेस ऐसे पैथोजन हैं जो इंसेक्ट्स और दूसरे आर्थ्रोपोड्स पर अटैक करते हैं। अधिकांश वैक्यूलोवायरसेस जो बायोकंट्रोल एजेंट के रूप में प्रयोग होते हैं वो जीनस न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोवायरस के अंतर्गत आते हैं। ये वायरसेस स्पीसीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल उपचारों के लिए अति उत्तम माने जाते हैं। जी हाँ, वैक्यूलोवायरसेस ऐसे पैथोजन हैं जो इंसेक्ट्स और दूसरे आर्थ्रोपोड्स पर अटैक करते हैं। अधिकांश वैक्यूलोवायरसेस जो बायोकंट्रोल एजेंट के रूप में प्रयोग होते हैं वो जीनस न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोवायरस के अंतर्गत आते हैं। ये वायरसेस स्पीसीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल उपचारों के लिए अति उत्तम माने जाते हैं। ऐसा प्रदर्शित किया जा चुका है कि इनका प्लांट्स, मैमल्स, बर्ड्स, फिश, यहाँ तक नॉन टारगेट इंसेक्ट्स पर किसी भी प्रकार का हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। जी हाँ, ऐसा प्रदर्शित किया जा चुका है कि इनका प्लांट्स, मैमल्स, बर्ड्स, फिश, यहाँ तक नॉन टारगेट इंसेक्ट्स पर भी किसी प्रकार का हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। ये स्पेशली डिजायरेबल तब हैं जब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी कि आईपीएम प्रोग्राम की सहायता के लिए बेनिफिशियल इंसेक्ट्स का संरक्षण किया जाए या इकोलॉजिकली नाजुक क्षेत्र का उपचार हो। जी हाँ, ये स्पेशली डिजायरेबल तब हैं जब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी कि आईपीएम प्रोग्राम की सहायता के लिए बेनिफिशियल इंसेक्ट्स का संरक्षण किया जाए या इकोलॉजिकली नाजुक क्षेत्र का उपचार हो। आईपीएम का फुल फॉर्म बताइए। जी हाँ, आईपीएम मतलब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। जी हाँ, आईपीएम मतलब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। जी हाँ, आईपीएम मतलब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। 10.6 माइक्रोब्स एज बायोफर्टिलाइजर्स का रिवाइज कीजिए और बताइए इसमें क्या क्या बताया गया है। आज की लाइफ स्टाइल को देखते हुए इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन चिंता का एक प्रमुख कारण है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग किया जाता है जो कि पॉल्यूशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि अब हम रियलाइज करने लगे हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर्स की ओवर यूज से कई प्रॉब्लम जुड़ी हुई है। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रयोग का दबाव बढ़ता जा रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में बायो फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स बताइए क्या होता है। जी हाँ, बायो फर्टिलाइजर्स एक प्रकार के ऑर्गेनिजम्स हैं जो सॉइल की न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ाते हैं। जी हाँ, बायो फर्टिलाइजर्स एक प्रकार के ऑर्गेनिजम्स हैं जो सॉइल की न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ाते हैं। जी हाँ, बायो फर्टिलाइजर्स एक प्रकार के ऑर्गेनिजम्स हैं जो सॉइल की न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ाते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स के मेन सोर्स बताइए। जी हाँ, बैक्टीरिया, फंजाई और साइनोबैक्टीरिया बायो फर्टिलाइजर्स के मेन सोर्स हैं। जी हाँ, बैक्टीरिया, फंजाई और साइनोबैक्टीरिया बायो फर्टिलाइजर्स के मेन सोर्स हैं।
जी हाँ, बैक्टीरिया, फंजाई और साइनोबैक्टीरिया बायोफर्टिलाइजर्स की मेन सोर्स हैं। जी हाँ, बैक्टीरिया, फंजाई और साइनोबैक्टीरिया बायोफर्टिलाइजर्स की मेन सोर्स हैं। लेगुमिनस प्लांट्स की रूट्स पर नोड्यूल्स के बारे में आपने अध्ययन किया होगा। बताइए, इनका निर्माण किस बैक्टीरिया के सिम्बायोटिक एसोसिएशन द्वारा होता है? जी हाँ, लेगुमिनस प्लांट्स की रूट्स पर नोड्यूल का निर्माण राइजोबियम के सिम्बायोटिक एसोसिएशन द्वारा होता है। जी हाँ, लेगुमिनस प्लांट्स की रूट्स पर नोड्यूल का निर्माण राइजोबियम के सिम्बायोटिक एसोसिएशन द्वारा होता है। जी हाँ, लेगुमिनस प्लांट्स की रूट्स पर नोड्यूल का निर्माण राइजोबियम के सिम्बायोटिक एसोसिएशन द्वारा होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक फॉर्म्स में फिक्स करते हैं, जिसको प्लांट न्यूट्रिएंट की तरह प्रयोग करता है। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स पर नोड्यूल का निर्माण राइजोबियम के सिम्बायोटिक एसोसिएशन द्वारा होता है। ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक फॉर्म्स में फिक्स करते हैं, जिसको प्लांट न्यूट्रिएंट की तरह प्रयोग करते हैं। अन्य बैक्टीरिया का उदाहरण दीजिए, जो सॉइल में फ्री लिविंग रहते हुए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है, जिसके फलस्वरूप सॉइल का नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ता है। जी हाँ, ये जो एस्पाइरुलम और एजोटोबैक्टर वैसा बैक्टीरिया है जो सॉइल में फ्री लिविंग रहते हुए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है, जिसके फलस्वरूप सॉइल का नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ता है। जी हाँ, ये जो एस्पाइरुलम और एजोटोबैक्टर वैसा बैक्टीरिया है जो सॉइल में फ्री लिविंग रहते हुए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है, जिसके फलस्वरूप सॉइल का नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ता है। जी हाँ, ये जो एस्पाइरुलम और एजोटोबैक्टर वैसा बैक्टीरिया है जो सॉइल में फ्री लिविंग रहते हुए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है, जिसके फलस्वरूप सॉइल का नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ता है। क्या फंजाई भी प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन यानी कि माइकोराइजा के लिए जाने जाते हैं? यदि हाँ, तो ऐसे जीनस का नाम बताइए जिसके कई मेंबर्स माइकोराइजा बनाते हैं। जी हाँ, फंजाई भी प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन यानी कि माइकोराइजा के लिए जाने जाते हैं। ग्लोमस जीनस की कई मेंबर्स माइकोराइजा बनाते हैं। इस एसोसिएशन में फंगल सिम्बायोन्ट सोइल से फास्फोरस एब्जॉर्ब कर प्लांट को प्रदान करता है। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, फंजाई भी प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन यानी कि माइकोराइजा के लिए जाने जाते हैं। ग्लोमस जीनस की कई मेंबर्स माइकोराइजा बनाते हैं। इस एसोसिएशन में फंगल सिम्बायोन्ट सोइल से फास्फोरस एब्जॉर्ब कर प्लांट को प्रदान करता है। जी हाँ, फंजाई भी प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन यानी कि माइकोराइजा के लिए जाने जाते हैं। ग्लोमस जीनस की कई मेंबर्स माइकोराइजा बनाते हैं। इस एसोसिएशन में फंगल सिम्बायोन्ट सोइल से फास्फोरस एब्जॉर्ब कर प्लांट को प्रदान करता है। जी हाँ, फंजाई भी प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन यानी कि माइकोराइजा के लिए जाने जाते हैं। ग्लोमस जीनस की
कई मेंबर्स माइकोराइजा बनाते हैं। इस एसोसिएशन में फंगल सिम्बायोन्ट सोइल से फास्फोरस एब्जॉर्ब कर प्लांट को प्रदान करता है। ऐसे एसोसिएशन वाले प्लांट्स कई अन्य लाभ जैसे रूट बॉर्न पैथोजेंस के प्रति रेजिस्टेंस, सैलिनिटी और ड्रॉट के प्रति रेजिस्टेंस और प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ तथा डेवलपमेंट में बढ़ोतरी प्रदर्शित करते हैं। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, फंजाई भी प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन यानी कि माइकोराइजा के लिए जाने जाते हैं। ग्लोमस जीनस की कई मेंबर्स माइकोराइजा बनाते हैं। इस एसोसिएशन में फंगल सिम्बायोन्ट सोइल से फास्फोरस एब्जॉर्ब कर प्लांट को प्रदान करता है। ऐसे एसोसिएशन वाले प्लांट्स कई अन्य लाभ जैसे रूट बॉर्न पैथोजेंस के प्रति रेजिस्टेंस, सैलिनिटी और ड्रॉट के प्रति रेजिस्टेंस और प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ तथा डेवलपमेंट में बढ़ोतरी प्रदर्शित करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस एसोसिएशन से फंजाई क्या लाभ प्राप्त करते हैं? क्या साइनोबैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक माइक्रोब्स हैं जो एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं? जी हाँ, साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स हैं जो एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। जी हाँ, साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स हैं जो एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। जी हाँ, साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स हैं जो एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। जी हाँ, साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स हैं जो एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। क्या साइनोबैक्टीरिया में से कई साइनोबैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं? यदि हाँ, तो 3 एग्जाम्पल्स बताइए ऐसे साइनोबैक्टीरिया का जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हों। जी हाँ, कई साइनोबैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं जैसे एनाबाइना, नोस्टॉक, ऑसिलेटोरिया। जी हाँ, कई साइनोबैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं जैसे एनाबाइना, नोस्टॉक, ऑसिलेटोरिया। जी हाँ, कई साइनोबैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं जैसे एनाबाइना, नोस्टॉक, ऑसिलेटोरिया। क्या ब्लू ग्रीन अलगी भी सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाकर उसकी फर्टिलिटी बढ़ा देते हैं? जी हाँ, ब्लू ग्रीन अलगी भी सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाकर उसकी फर्टिलिटी बढ़ा देते हैं। जी हाँ, ब्लू ग्रीन अलगी भी सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाकर उसकी फर्टिलिटी बढ़ा देते हैं। जी हाँ, ब्लू ग्रीन अलगी भी सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाकर उसकी फर्टिलिटी बढ़ा देते हैं। आज हमारे देश में बहुत से बायो फर्टिलाइजर्स मार्केट में कमर्शियली अवेलेबल हैं। सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की भरपाई और केमिकल फर्टिलाइजर्स पर डिपेंडेंसी को कम करने के लिए फार्मर्स उनको फील्ड में लगातार यूज कर रहे हैं। रिवाइज कीजिए माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के समरी को। माइक्रोब्स बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं लाइफ का ऑन अर्थ। बताइए क्या सारे माइक्रोब्स पैथोजेनिक होते हैं? जी नहीं, माइक्रोब्स वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं लाइफ का ऑन अर्थ।
नॉट ऑल माइक्रोब्स आर पैथोजेनिक। बहुत सारे माइक्रोब्स वेरी यूजफुल होते हैं टू ह्यूमन बीइंग्स। हम लोग यूज़ करते हैं माइक्रोब्स को और माइक्रोबियली ड्राइव्ड प्रोडक्ट्स को ऑलमोस्ट एवरी डे। बैक्टीरिया, जिसको लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहते हैं, यानी कि LAB, ग्रो करते हैं मिल्क में टू कन्वर्ट इट इनटू कॉर्ड। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, बैक्टीरिया जिसको लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहते हैं, यानी कि LAB, ग्रो करते हैं मिल्क में और कन्वर्ट करते हैं इसको इनटू कॉर्ड। दी डॉग, जो कि यूज्ड होता है टू मेक ब्रीड, बताइए किस ईस्ट द्वारा फर्मेंटेड होता है? जी हाँ, दी डॉग जो कि यूज्ड होता है टू मेक ब्रीड फर्मेंटेड होता है बाई ईस्ट, जिसको सेक्रोमाइसिस सेरेवेसियाई कहते हैं। जी हाँ, जो डॉग यूज होता है टू मेक ब्रीड वो फर्मेंटेड होता है बाई ईस्ट, जिसको सेक्रोमाइसिस सेरेवेसियाई कहते हैं। सर्टेन डिशेज सच एज इडली और डोसा मेड होता है फ्रॉम डॉग फर्मेंटेड बाई माइक्रोब्स। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, सर्टेन डिशेज सच एज इडली और डोसा मेड होते हैं फ्रॉम डॉग फर्मेंटेड बाई माइक्रोब्स। बैक्टीरिया और फंजाई यूज्ड होते हैं टू इम्पार्ट पार्टिकुलर टेक्सचर, टेस्ट एंड फ्लेवर टू चीज़। माइक्रोब्स यूज्ड होते हैं टू प्रोड्यूस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लाइक लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड अल्कोहल, which are used in a variety of processes in the industry. एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन्स प्रोड्यूस्ड होता है बाय यूजफुल माइक्रोब्स, जो कि यूज्ड होता है टू किल डिजीज कॉजिंग हार्मफुल माइक्रोब्स। एंटीबायोटिक्स प्लेड करता है ए मेजर रोल इन कंट्रोलिंग इन्फेक्टियस डिजीजेज लाइक डिप्थेरिया, whooping cough and pneumonia. Are you agree with this? जी हाँ, एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन्स प्रोड्यूस्ड होता है बाय यूजफुल माइक्रोब्स, जो कि यूज्ड होता है टू किल डिजीज कॉजिंग हार्मफुल माइक्रोब्स। एंटीबायोटिक्स प्ले करता है एक मेजर रोल इन कंट्रोलिंग इन्फेक्टियस डिजीजेज लाइक डिप्थेरिया, whooping cough एंड न्यूमोनिया। जी हाँ, एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन्स प्रोड्यूस्ड होता है बाय यूजफुल माइक्रोब्स, जो कि यूज्ड होता है टू किल डिजीज कॉजिंग हार्मफुल माइक्रोब्स। एंटीबायोटिक्स प्ले करता है एक मेजर रोल इन कंट्रोलिंग इन्फेक्टियस डिजीजेज लाइक डिप्थेरिया, whooping cough एंड न्यूमोनिया। जी हाँ, एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन्स प्रोड्यूस्ड होता है बाय यूजफुल माइक्रोब्स, जो कि यूज्ड होता है टू किल डिजीज कॉजिंग हार्मफुल माइक्रोब्स। एंटीबायोटिक्स प्ले करता है एक मेजर रोल इन कंट्रोलिंग इन्फेक्टियस डिजीजेज लाइक डिप्थेरिया, whooping cough एंड न्यूमोनिया। For more than 100 years, microbes are being used to treat sewage, that is wastewater, by the process of। जी हाँ, for more than 100 years, microbes are being used to treat sewage, that is wastewater, by the process of activated sludge formation, and this helps in recycling of water in nature। जी हाँ,
For more than 100 years, microbes are being used to treat sewage, that is wastewater, by the process of activated sludge formation, and this helps in recycling of water in nature. मिथेनोजेंस क्या प्रोड्यूस करते हैं? जी हाँ, मिथेनोजेंस प्रोड्यूस करते हैं मीथेन बायोगैस को वाइल डिग्रेडिंग प्लांट वेस्ट। बायोगैस जो कि प्रोड्यूस होता है बाय माइक्रोब्स, वो यूज्ड होता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन रूरल एरियाज। बताइए क्या माइक्रोब्स को यूज्ड किया जा सकता है टू किल हार्मफुल पेस्ट्स, प्रोसेस कॉल्ड बायो कंट्रोल? जी हाँ, एक प्रोसेस जिसको बायो कंट्रोल कहा जाता है, उसके द्वारा माइक्रोब्स का यूज्ड किया जा सकता है टू किल हार्मफुल पेस्ट्स। जी हाँ, एक प्रोसेस जिसको बायो कंट्रोल कहा जाता है, उसके द्वारा माइक्रोब्स का यूज्ड किया जा सकता है टू किल हार्मफुल पेस्ट्स। जी हाँ, एक प्रोसेस जिसको बायो कंट्रोल कहा जाता है, उसके द्वारा माइक्रोब्स का यूज्ड किया जा सकता है टू किल हार्मफुल पेस्ट्स। The biocontrol measures help us to avoid heavy use of toxic pesticides for controlling pests. Are you agree with this? जी हाँ, the biocontrol measures help us to avoid heavy use of toxic pesticides for controlling pests. There is a need these days to push for use of biofertilizers in place of chemical fertilizers. It is clear from the diverse uses human beings have put microbes to that they play an important role in the welfare of human society. Are you agree with this? जी हाँ, there is a need these days to push for use of biofertilizers in place of chemical fertilizers. It is clear from the diverse uses human beings have put microbes to that they play an important role in the welfare of human society.